अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी गौर किया है कि टमेटोज़ जो हैं वो आजकल बहुत खूबसूरत आ रहे हैं, और टमेटोज़ के अलावा बहुत सी वेजिटेबल्स हम देख रहे होते हैं जो कि हमें आउट ऑफ सीज़न भी मिल रही हैं, और उसके साथ साथ जो फल हैं वो बहुत खूबसूरत भी नज़र आ रहे हैं और हर सीज़न में ऑलमोस्ट हमें अवेलेबल मिल रहे हैं। इज़ इट अ मिरेकल? थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है अगर हम पिछले 5 से 10 साल में जाके देखें तो टमेटोज़ जो हैं वो बहुत खूबसूरत, बहुत रेडिश, बड़े यूनिफाइड किस्म के हमें मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम ग्रीन चिलीज़ की बात कर लें या कोई भी वेजिटेबल उठा के देख लें, इवन कैरेट्स आपको थ्रू आउट द सीज़न और थ्रू आउट द ईयर मिल रही होती हैं। अगर हम थोड़े से फ्लैशबैक में जाएं तो कुछ 10-15 साल पहले तक हम लोगों को सारी वेजिटेबल्स जो होती थी वो हर सीज़न में मुहैया नहीं होती थी। सारे फल जो थे थ्रू आउट द ईयर मुयस्सर नहीं होते थे। इवन एस्टोनिशिंगली अभी हम देख रहे हैं ओवर द ईयर्स के इवन वाटरमेलन, ऑरेंजेस और जो ग्रेप्स हैं वो सीडलेस मिल रहे हैं, जबकि हम 5 साल 10 साल पहले की बात करें तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा वाटरमेलन, ग्रेप्स या जितने भी सीड वाले फ्रूट्स हैं वो विद सीड्स मिलते थे। अभी हम लोगों को सीडलेस फ्रूट्स भी मिलना शुरू हो गए हैं। तो बात के आगाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं जीएमओ फूड्स की। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स, सब्जियां, फल या क्रॉप्स क्या होते हैं? एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड इन लेबोरेटरी थ्रू अ टेक्निकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। उसमें ये हो जाता है कि आपके सर्टन डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स जो आपको किसी भी वेजिटेबल या फल के चाहिए होते हैं उनके डीएनए को दूसरे प्लांट के डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसी तरह से आप लोगों को डिफरेंट और डिज़ायर्ड फल, डिफरेंट और डिज़ायर्ड सब्जियां जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाई करके और एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से गुजार के हम लोगों को मार्केट और इन हाउस जो हैं वो अवेलेबल हो रही हैं। उसमें बहुत से फल, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि बहुत से फल जो हैं जो हमें सीडलेस मिल रहे हैं, जो कि सीड वाले फ्रूट्स होते थे, अब हमें दोनों ऑप्शंस में मिल रहे होते हैं। फिर एस्टोनिशिंगली अगर आप देखें तो जब आप यू आर जस्ट पासिंग थ्रू तो आपको जो हॉकर्स नज़र आ रहे होते हैं उनके पास जो फल नज़र आते हो, जो अभी सीजनल फल भी चल रहे हैं, पीचेस देख लें, एप्रिकॉट्स देख लें, प्लम्स देख लें, वाटरमेलन्स देख लें, आप लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं। कुछ साल पहले तक फलों के जो रंग थे वो इतने खूबसूरत नज़र नहीं आते थे, उनकी शेप्स जो थी वेल डिफाइंड नहीं होती थी, प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस आते थे। कुछ फ्रूट्स आपको बड़े मिल रहे होते थे, कुछ फ्रूट्स आपको छोटे मिल रहे होते थे, उनके कलर इतने वाइब्रेंट नहीं हुआ करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने और सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो हम देख रहे हैं, एक तो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि बहुत से फल जो हैं वो उनका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसमें इजाफा बताया जा रहा है साइंटिफिक तरीके के साथ, बट देर इज़ अ बिग कंट्रोवर्सी ऑन दिस। वी आर वेरी श्योर अबाउट इट कि एग्जैक्टली क्या है। इवन द वर्ल्ड इज़ नॉट इवन वेरी श्योर अबाउट दिस। दुनिया में जो टॉप कंट्रीज़ हैं जो कि जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं, और अमेरिका में ये पिछले 30 साल से चल रहे हैं। 30 इयर्स के जो है एक्सपीरियंस के साथ ये फल, ये फूल और सब्जियां, ये सारे पौधे जो हैं वो हमें मिलने शुरू हो गए हैं, और इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं वो भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बिकॉज ये एक इंटरनेशनली और नेशनली बड़ी कंट्रोवर्शियल सी डिबेट है जीएमओ फूड्स को लेके, बिकॉज इस पे दो नुक्ता नज़र चल रहे होते हैं। एक जो है जो साइंटिफिक लोग हैं वो इसके बहुत ज़्यादा हक में हैं, और वो कहते हैं कि जीएमओ फूड्स जो हैं दैट इज़ फ्यूचर of the nation, of every nation, of the world actually। जिक्र करना चाहूँगी यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया और उसके साथ जी कनाडा, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो कि जीएमओ फूड्स को पिछले 3 डेकेड्स में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इवन कहा जाता है कि अमेरिका में 90% तक जो सोयाबीन क्रिएट किया जाए वो जीएमओ फूड के थ्रू किया जा रहा है। और सोयाबीन के साथ जी कॉर्न और कॉटन, ये तीनों मेन क्रॉप्स हैं जो कि एक्सेसिव अमाउंट में
और मोर देन 50 to 90% जो है ये वाली क्रॉप जो है वो GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू की जा रही है। और हो क्या रहा है, क्योंकि कॉटन हम सब की ज़रूरत है और एक वर्ल्ड की बेसिक नीड्स में आता है जिससे क्लॉथिंग तैयार की जाती है। कॉर्न और सोयाबीन का जो बेसिक यूज़ होता है वो हमारे जो एडिबल ऑयल्स हैं उसमें होता है। ये जितना भी हम कुकिंग ऑयल्स यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली सीड ऑयल्स होते हैं। अब सीड ऑयल्स की तरफ आएँ तो इट्स अगेन अ वेरी वेरी ह्यूज कंट्रोवर्सी, और इसके अगर हम मेडिकल डिटेल्स में देखें और जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे जितने भी डिजीज़ हैं जो इंक्रीज़ हो चुकी हैं उसमें सबसे बड़ा जो सेटबैक कहा जा रहा है वो बेसिकली सीड ऑयल्स को कहा जा रहा है। इस पे हम एक इन द फ्यूचर कुछ नया प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम टोटली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सीड ऑयल्स क्या हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है और ऑर्गेनिक जो लाइफ है वो क्या है और उसके क्या। अच्छा, सीड ऑयल्स मेरे ख्याल से कुछ पिछले 50 इयर्स में इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले की जो जनरेशन्स थी वो नॉर्मली यूज़ क्या कर रहे होते थे, देयर वाज देसी घी और उसके साथ व्हाइट बटर, जो घरों के अंदर बटर बनाया जाता था। थोड़ा सा एक फ्लैशबैक के लिए अगर हम इस चीज़ को अपना रियलाइज़ करें तो हमारे जो बड़े थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इवन, दे वर सो मच इनटू देसी घी एंड बटर, जो कि ये जो ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल्स हैं, प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, इनकी तरफ नहीं आते थे। इसको GMO जो रेवोल्यूशन है उसका हिस्सा कहा जा रहा है कि ये GMO रेवोल्यूशन है। इस रेवोल्यूशन में दो डिफरेंट माइंडसेट्स हैं वो इक्वली चल रहे हैं। वो माइंडसेट क्या चल रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है। जितने भी सस्टेनेबल और क्लाइमेट के रिलेटेड और उसके फेवरेबल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो ऑर्गेनिक फूड और सस्टेनेबल पंजाब, पाकिस्तान और सस्टेनेबल वर्ल्ड को प्रमोट करते हैं, वो सब लोग जो हैं वो बेसिकली GMO के ओपोनेंट्स के अंदर हैं। और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट हमें मिलता है दैट इज़ साइंटिफिक, जितने भी लोग हैं और जितने भी बायोलॉजिकल ग्रोथ के लोग हैं और उसके साथ साथ जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं वो GMO को इस दुनिया का फ्यूचर कहते हैं। इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो हम आपके साथ जिक्र करते हैं, शेयर करते हैं, बट जस्ट फॉर अ बर्ड आई व्यू, just have a look around and just make a comparison within 10 years previous and now कि 10 years पहले हमें जो फल मिल रहे होते थे उसमें हमारे पास बहुत एक माइंडसेट होता था कि ये फल मीठा होगा या नहीं मीठा होगा, ये वाटरमेलन रेड निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये बड़ी लेमन थॉट्स होती थी जब भी आप सीजनल फ्रूट्स लेके आते थे। अब आपको रेयरली कोई फल ऐसा मिल रहा होता है जो खूबसूरत ना नज़र आ रहा हो। हमें सारे जो फल मिल रहे होते हैं बड़े खूबसूरत शेप्स में, बड़े वेल टेस्ट में, इम्प्रूव्ड टेस्ट में मिल रहे होते हैं, कलर वाइब्रेंट होते हैं, साइजेस बहुत अच्छे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इवन तो अब हमें ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो हमें फरवरी मार्च के अंदर वाटरमेलन और मेलन्स मिलना शुरू हो गए हैं जो कि मई जून में आते थे। समर के फ्रूट्स कंसिडर किया जाता था इनको, मैंगोज़ को, और हमारे पास सेट ऑफ एग्जांपल्स होती थी कि ये हमारे समर के फ्रूट्स हैं, ये हमारे विंटर के फ्रूट्स हैं। अभी सब कुछ इतना मिक्स एंड मैच हो गया है कि वी कुड नॉट आइडेंटिफाई कि हमें विंटर्स में समर्स वाले फल मिल रहे होते हैं और समर्स में ये। सो बिकॉज हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लोग हैं, सो हम प्रमोट करते हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं और हम आपको हमेशा कोशिश करते हैं और हम भी उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ हैं जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं। सो ऑर्गेनिक चीज़ों में इवन सिंपलेस्ट हमारे घर के सैलड्स में क्यूकम्बर यूज़ होते थे। सो अगर कुछ साल पहले देखें तो क्यूकम्बर्स कड़वे भी निकलते थे। अभी आपको कभी क्यूकम्बर कड़वे नहीं निकलते। और दूसरा एक होमली प्रोसेस होता था, उसको रब करते थे, उसका फोमिंग होता था। अभी वो सब प्रोसेस नहीं होता, इट्स वेरी गुड टू गो थिंग।
सो जस्ट हैव अ थॉट कि ऐसा क्यों था। और इसी के साथ एक और चीज़ को साथ में कनेक्ट करके सोचिएगा कि हमारे जो फोरफादर्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें डिजीज़ का बहुत फुकदान था, बहुत कमी थी। रेयरली बीमार होते थे लोग जब वो बटर खा रहे होते थे, देसी घी खा रहे होते थे, जब सीजनल फ्रूट्स आ रहे होते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही होती थी, और जितनी भी हार्वेस्टिंग होती थी वो सीजनल हार्वेस्टिंग होती थी, थ्रू द ईयर नहीं होती थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ नहीं होता था, हाइब्रिड सीड्स नहीं होते थे। तो फल जो थे, बहुत से फल जो थे और पौधे जो होते थे, बहुत से क्रॉप्स जो होते थे, वो उनको कीड़ा भी लग जाता था, वो डिफरेंट मेजर्स लेते थे। दैट वाज कंपैरेटिवली एन ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल। उस ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को अगर हम देखें तो अब वो वाले चैलेंजेस हमें कम नज़र आते हैं, जो कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो बड़ी तरक्की वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज अभी आपके जो क्रॉप्स है उसके लिए जो उसमें वीड्स या श्रब्स उगे होते थे, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते थे, डिफरेंट किस्म के फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते थे। अभी वो नहीं हो रहा ड्यू टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हम लोगों को फूड मिल रहे होते हैं, बेसिकली उनकी वजह से अभी बहुत डिफरेंस आ गया है। सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए, बिकॉज हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते जब तक कि साइंटिफिक रिसर्चेस और वर्ल्ड रिसर्चेस इस पर किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकती। हम एक कंपैरेटिव जो स्टडी है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि खुद से सोचिएगा कि ऑर्गेनिक टाइम में डिजीजेस कम थी, एंड नाउ इवन एवरी सेकेंड पर्सन, इवन द किड्स, दे आर हैविंग आईसाइट इश्यूज। हमारे बुजुर्ग जो होते थे हमारे घरों के अंदर, दे हार्डली वी सीन देम वीयरिंग एनी काइंड ऑफ ग्लासेस और लाइक दैट। डायबिटिक के मसले बहुत कम होते थे, ओबेसिटी का तो काफ़ी रेयर होता था 3-4 जनरेशन्स पहले तक। अभी ओबेसिटी बहुत बड़ा मामला है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ऑर्गेनिक फूड में ओबेसिटी का प्रॉब्लम कम होता था। फिर जब तक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड नहीं आया था, तब तक फल हमें सीजनल मिल रहे होते थे और डिजीज़ बड़ी कंपैरेटिवली कम होती थी। जब तक सीड ऑयल्स नहीं आए थे, जैसे कि सोयाबीन और कॉर्न जो है, यूएसए में 90% जो है इसकी प्रोडक्शन जीएमओ से हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से की जा रही है, और उसका ऑयल जो है, एडिबल ऑयल जो है, वो दूसरे मुल्कों को भी किया जाता है। हमारे जो हमसाया ममालिक में से एक मुल्क है इंडिया, तो इंडिया भी जीएमओ को बड़ा मैसिवली, बिकॉज वो एक ग्रोइंग इकॉनमी है और काफ़ी फास्ट वो सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और उन लोगों ने आईटी में भी काफ़ी तरक्की की, तो साइंटिफिक जो उनकी रिसर्चेस थी वो भी काफ़ी आगे चली गई। तो उन्होंने अपने बिजनेस और अपने इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए वर्ल्ड ट्रेंड जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, उसको अडॉप्ट किया, और वो भी इसमें काफ़ी पेश जा रहे हैं। ये गलत है या सही है, ये जब तक इसकी फाइनल रिसर्चेस नहीं आती, वी आर अनेबल टू से। बट like others, we really need you to have a thought about it कि जो फल हमें थ्रू आउट द सीज़न मिल रहे हैं, बहुत खूबसूरत भी मिल रहे हैं, कंपैरेटिवली टेस्टियो हैं देन द अदर वंस। इवन स्मॉल यूज़ की चीज़ें, हमारे कोरिएंडर, हमारे जो स्पाइसेस हैं, फ्रेश हर्ब्स हैं, वो भी हमें थ्रू आउट द सीज़न और बड़े सिग्निफिकेंट डिफरेंट ऑफ साइजेस और उसमें मिल रहे होते हैं। सो जस्ट हैव अ थॉट, हम तरक्की कर रहे हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं? द आंसर इज़ ऑन टू यू, दैट वी हैव टू थिंक दैट डिजीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे हमने अभी कहा कि बच्चों के, इवन छोटे छोटे बच्चों के आईसाइट इतने ज़्यादा वीक हो गए हुए हैं, ओबेसिटी इतनी बढ़ गई हुई है, हेयर फॉल के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, हेयर वाइट बहुत, इवन बच्चों के स्टडी जब कर रहे होते हैं तो उसमें पिछले 3-4 जनरेशन पहले तक ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था, ये आप खुद से सोचिए। इफ़ एनी क्वेश्चंस प्लीज़ राइट टू अस, विल बी ग्लैड टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन एंड शेयर इट विद यू। यहाँ पे इसके प्रोज और कॉन्स आपको थोड़े से शेयर कर देते हैं। जैसा हमने रिपीटेडली बताया कि थ्रू आउट द ईयर्स आप भी देख रहे होते हैं कि हमें फल, सब्जियाँ और सारे टाइप के फूड्स, इवन सीड ऑयल्स, जितनी फैसिलिटेशन बढ़ रही है उतना हेल्थ डिक्लाइन कर रही है। ऐसा क्यों है? अगर हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, अगर हम साइंटिफिकली इतना बेहतर हो चुके हैं, इतना इम्प्रूव हो चुके हैं, और जो साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट है, जीएमओ का जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, उनके मुताबिक ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है जो कि पॉसिबली हो भी सकता है, बिकॉज
बेटर टेस्ट मिल रहा है, बेटर साइज मिल रहा है, और उसके साथ साथ वेरी वेल अपीलिंग फूड हमें मिल रहा है, वेरी वेल अपीलिंग हमें फ्रूट मिल रहा है। उसके साथ हमें सीडलेस, जो सीड्स के छोटे छोटे इशू थे, सीडलेस हमें ऑरेंजेस, सीडलेस वाटरमेलन, सीडलेस ग्रेप्स एंड सो ऑन, लिस्ट गोज ऑन। सो इस तरह से जस्ट हैव अ थॉट कि क्या ये तरक्की है, और अगर ये तरक्की है तो डिजीज़ क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं। सो लेट्स हैव दिस के प्रोज पे बात करते हैं। तो जी जो साइंस और बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने ये चीज़ रिसर्च की, और रिसर्च के बाद जो मेन एलिमेंट्स सामने आए हैं, जो इसके पॉजिटिव्स में आते हैं, एडवांटेजेस में आते हैं, दैट इज़ के जीएमओ के थ्रू हो ये रहा है कि बेसिकली इंक्रीज्ड क्रॉप चील्ड आ रही है। आपका क्रॉप अगर 100 टन्स में था फॉर एग्जांपल, सो अभी वो 200 या 300 टन्स तक इंक्रीज कर चुका है। आपके 2-3-4 टाइम्स तक आपका यील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ जी दूसरी क्वालिटी जो बताई जा रही है वो दैट इज़ इन्हांस्ड न्यूट्रिशियस वैल्यू। न्यूट्रिशन इसका कितना अच्छा है, दैट इज़ अगेन एक अंडर द कॉन्वर्सेशन कंट्रोवर्सी की बात चल रही है। सो येस, इट्स बेटर इन टेस्ट, बट उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के एंड दैट्स अनदर थिंग। फिर उसके एडवांटेजेस में ये आ रहा है कि जी रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज़, बिकॉज पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ किए जाते थे, तो फलों को और सब्जियों को वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे होते थे, जो हमारे लिए टॉक्सिन्स का बाइस बनता था अकॉर्डिंग टू जीएमओ के स्कूल ऑफ थॉट। सो अभी ये है कि बिकॉज इसके जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, डीएनए कुछ पौधों के किसी और पौधे के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। सो उससे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको आपकी डिज़ायर्ड क्रॉप जो है और डिज़ायर्ड टेस्ट जो है और डिज़ायर्ड साइज़ जो है वो मिल रहे हैं। तो उसमें कहा यह जा रहा है कि उसके जीन्स को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए। Another positive thing which is told and which is proven as well, that potentially addressed issue on the world is that food scarcity हो सकती है। सो जो हमारे फूड सिक्योरिटी के मसले हैं उसको ये हल कर रहा है, बिकॉज ये आपको यील्ड जो है 2 to 3 टाइम आपको उसके रिजल्ट्स उसी टाइम फ्रेम के अंदर मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ जो इसकी इम्प्रूव्ड शेल्फ लाइफ्स है, शेल्फ लाइफ इम्प्रूव, येस दैट इज़ ऑल्सो वेरी फाइन एंड वेरी येस एक्सेप्टेबल थिंग, बिकॉज हम पहले देख रहे होते थे कि हमारे राइस या ग्रेन्स या इस तरह से जब घरों में स्टॉक किए जाते थे तो उनको पर्टिकुलर सा कुछ कीड़ा या इस तरह से लग जाता था, मैगेट्स वगैरह, और इस तरह से अभी वो चीज़ें हमें कंपैरेटिवली कम देखने को मिल रही हैं। सो दैट इज़ अगेन अ प्रोवन रिसर्च। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि ये जितने भी जीएमओ प्लांट्स हैं और जीएमओ फूड जो क्रिएट किया जा रहा है, दैट इज़ बेसिकली ड्रॉट टॉलरेंट। सो इसमें ड्रॉट टॉलरेंस इसलिए कि ये आपके कम पानी के इस्तेमाल से, बिकॉज हमारा पानी पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, और उसमें ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है कि पानी की किल्लत इतनी आ सकती है थ्रू द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान के आपको ड्रॉट्स तक का सामना करना पड़ता है, जो कि हम देख रहे हैं हमारे इवन पाकिस्तान में बहुत से एरियाज़ हैं जो कि ड्रॉट्स के बायस इफ़ेक्ट हो चुके हैं, बिकॉज हम एग्रेरियन कंट्री हैं और इसकी वजह से हमारे बहुत से क्रॉप्स भी इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारे कुछ फार्मर्स जो हैं वो बेसिकली जीएमओ या हाइब्रिड सीड्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे उनको वाटर सेव करके उसके पॉजिटिव एज और उसके पॉजिटिव एडवांटेजेस जो हैं वो अवेल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जी बात करते हैं इसके कॉन्स की, कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और डिसएडवांटेजेस में बेसिकली जो सबसे पहले चीज़ देखी गई है वो ये है कि इसके एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे होते हैं। बहुत से लोग ख़ासतौर पे 18 से 25 के जो लोग हैं उनको एलर्जिक रिएक्शंस इसके आते हैं, बिकॉज ये जेनेरिकली मॉडिफायर होते हैं। सो आपको अपने डिज़ायर्ड क्रॉप, डिज़ायर्ड फ्रूट या डिज़ायर्ड फ्रूट को हासिल करने के लिए बेसिकली होता ये है कि जब उनको डिफरेंट जीन्स को डिफरेंट डीएनएस के साथ मैच किया जाता है तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो बेसिकली एक अल्लाह ताला की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। सो उसमें डिफरेंट चीज़ों को डाइजेस्ट करने की जो एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो इसलिए बहुत से लोग ख़ासतौर पे यंगस्टर्स में देखा गया
कि उनको वो चीज़ें डाइजेस्टेबल नहीं लग रही होती जो मॉडिफाइड होती हैं, सो उनको बहुत मैसिव लेवल पे एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। उसके साथ साथ जी दूसरा जो इसका सेटबैक आ रहा है वो ये है कि हर्बिसाइड जो रेजिस्टेंट वीड्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो रही हैं। तीसरा जो है इसका मेजर इम्पैक्ट आ रहा है on biodiversity. Being the people of climate change and being the voice raisers and campaign people for the climate betterment and climate resilience, so हमें biodiversity से मोहब्बत है और हम बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के लिए जितना भी अपना आगाज़ करते रहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकें। सो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे आ रहा है, बिकॉज जब आप क्रॉप्स लगाते हो तो डिफरेंट किस्म के कीड़े जो होते हैं या डिफरेंट किस्म के जो भी उधर परिंदे वगैरह आते हैं, सो बेसिकली उनका एक हैबिटाइट डेवलप हुआ होता है और उनके ज़िंदगी का एक कनेक्शन बना होता है विद द प्लांट्स और उनका एक लाइफ साइकिल उस तरह से चल रहा होता है। बिकॉज़ हमारे जो GMO फूड्स होते हैं उनमें रिड्यूस पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, उसको इस तरह से मॉडिफाई किया जा रहा होता है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कम यूज़ किए जाएं, बट बिकॉज़ वो हेर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स होते हैं तो इसलिए बहुत से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी की लाइफ है वो बहुत इफेक्ट हो रही होती है और उनका लाइफ साइकिल जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। उसके साथ जी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म पे कहा जा रहा है कि आ सकते हैं। अभी इन द वेरी बिगिनिंग इट्स वेरी अर्ली टू से समथिंग अबाउट इट, बिकॉज एज आई टोल्ड कि उस पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो चल रहे हैं, डिफरेंट किस्म की कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बट उस पर किसी भी हतमी नतीजे पे अभी तक नहीं पहुंचा गया, बिकॉज GMO इज़ वेरी न्यू टू वेरी कंट्रीज टिल नाउ। सो इसलिए अभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अनइंटेंडेड जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो इसलिए आ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म पर वो आपके बॉडी में कौन से टॉक्सिन्स पैदा कर सकते हैं, और वो इवन जो कि प्रेडिक्शन की जा रही हैं रिसर्चेस के थ्रू कि इट कुड बी कैंसरियस एज वेल, बट इट विल टेक टाइम। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इट विल टेक अ डेकेड एंड टू गिव द फाइनल रिजल्ट्स कि उसके जो जीन्स को मॉडिफाई किया गया उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे क्या आते हैं। इट्स अंडर द डिबेट नाउ। उसके साथ साथ जी सबसे जो मेन इसकी सेटबैक कहा जा रहा है, फ्लॉ कहा जा रहा है, दैट इज़ कि मोनोपोली ऑफ सीड्स जो है वो एक्चुअली बहुत बड़ा अलमिया, वो इसलिए कि हमारे जो स्मॉल फार्मर है, छोटा हमारा जो एग्रीकल्चर का तबका है वो बेसिकली इफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, राइट, और बिकॉज वो आपको अच्छी यील्ड दे रहे होती हैं, आपके पानी को बचा रहे होते हैं, बट हमारे फार्मर के पास इतनी इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है। सो एक सर्टन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने मोनोपोली कर ली है GMO फूड पे। वो अच्छी यील्ड ले रहे हैं, थोड़े टाइम के अंदर ले रहे हैं, इम्प्रूव टेस्ट दे रहे हैं और लेस वाटर के साथ ये सारी इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने इस एग्रीकल्चर की और फूड की इंडस्ट्री को बेसिकली उन लोगों ने इस तरह से मोनोपोली क्रिएट कर दी है कि हमारा स्मॉल फार्मर जो है वो उसको अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा और इस वजह से वो पीछे से पीछे होते जा रहे हैं। और उसके बाद जी एथिकल कंसर्न सबसे इम्पॉर्टेंट माने जा रहे हैं, वो इसलिए कि टिल द टाइम इट इज़ अनएथिकल जहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी को जो है वो आप इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट इसको ये भी कह रहे हैं कि आप एंटी नेचर जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ लॉन्ग डिबेट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्कशन ऑन इट, बट लाइक वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड that where we are heading, and is it still better than organic food? So question is on you. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. That's all for today. Allah Hafiz.